अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और आज का दिन जुम्मे का मुबारक दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मे की मुनासबत से ही अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे। कहते हैं कि जनाब इस्लाम जो है ना फ़ितरत इंसानी का मज़हब है और इंसानी फ़ितरत और नफ्सियात के सभी पहलुओं को ज़ेर गौर लाते हुए अहकाम सादर करता है। इस्लामी अहकामात अपनी नौइयत में बहुत ही मुतअद्दिल हैं और मियाना रवि का सबक बार बार हमें सिखाया जाता है। और इस्लामी तालीमात की रोशनी में ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है और इस इम्तिहान की जगह में हर शख्स का दिल घटना कह लें कि बहुत फितरी सी बात है। मुश्किलात आती हैं, मसाइब आती हैं और फिर उन सब में सब्र का दामन कायम रखना बहुत बड़ा काम है जो कि पुख्ता ईमान के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और अब इस पुख्ता ईमान को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करके रखें। और चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए हमें ज़िंदगी में, अल्लाह ताला से कभी भी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि ना उम्मीदी तो कुफ्र है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि आखिर हम पर ऐसी कौन सी मुश्किल आ सकती है जिसका हल अल्लाह के पास ना हो। भला कोई ऐसी मुश्किल हो सकती है जो अल्लाह की हिकमत और दानाई से बड़ी हो। और जब अल्लाह हम पर वो मुश्किल नाज़र कर रहा होता है तो हमें परेशान होने की भी ज़रूरत क्यों है, हमें नाउम्मीदी क्यों हो। अगर अल्लाह हैवानात, नबातात, चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़ों की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है तो अपने महबूब रसूल के उम्मती की दुआ वो क्यों नहीं सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा। आप सच्चे दिल से मांगेंगे वो ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी ये फ़रमाते हैं कि वो किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और फिर एक जगह अल्लाह ये भी कहता है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, वो तो हर चीज़ को जानता है। आप अपनी सांस में, एक सांस में आप उस वक्त आपकी सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं, अल्लाह पाक तो वो भी जानता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, दुआ मांगे, सच्चे दिल से दुआ मांगे, वो ज़रूर जो है ना वो पूरी होती है। तो हमेशा यही आपने करना है। आज भी जुम्मे का मुबारक दिन है, सब जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो कोशिश करें कि अपने आप को तो याद हम रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने से मुंसलिक जो लोग हैं उनको भी याद रखें। अपनी दुआओं में उनका भी नाम लेकर दुआ करें, उनके लिए भी दुआ करें कि जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतर करे और हमें ज़िंदगी में कामयाब करे। तो जनाब ये सारी कह लें कि आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और इसी की मुनासबत से आज हम कह लें कि अपना सेगमेंट में भी बात करेंगे और कि किस तरह हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसको अपने ऊपर मुश्किल बना दिया है। आसान है, वो तो ज़िंदगी के हर एक पहलुओं के बारे में हमें बताता है, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर ख़ुद ही कह लें कि इतना मुश्किल बना दिया है कि हमें समझ नहीं आती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो उसी चीज़ को हम बेहतर करने के हवाले से अपने सेगमेंट्स लेकर आते हैं कि किस तरह जो इस्लाम का बाखूबी तौर पर हम उसके ऊपर जो है अमल पैरा हो सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। और कह लें कि ऑन एंड ऑफ इसके ऊपर बात वैसे भी होती रहती है, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में इसके ऊपर बात होती है, लेकिन एज सच कोई सोल्यूशन नहीं इसका निकाला जाता। मैं बात कर रही हूँ कि शादीशुदा जोड़ों के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पर ख़वातीन को इस प्रॉब्लम को ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता है कि शादी हो जाती है और कुछ ही अरसे बाद उन्हें ताने पड़ना शुरू हो जाते हैं कि जनाब आप के घर बच्चा क्यों नहीं हो रहा, औलाद क्यों नहीं हो रही है। और इन तानों की वजह से या जो भी आपसे मिलता है आपको कहता है कि जी खुशखबरी कब दे रहे हो। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा कह लें कि डिस्टर्ब रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी आपको होना शुरू हो जाती है। कुछ काम अल्लाह के भी होते हैं, अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, हम इंसान हैं ना, हम कहते हैं कि हर चीज़ हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें लगते हैं कि हम किसी से ये पूछेंगे तो शायद उसको कुछ असर ना हो,
बल्कि इनके कितना कह लें कि इफ़ेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आफिया मलिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, 13 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो उनसे बात करते हैं कि इस तरह के मामले में हमें कैसे कह लें कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर आफिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर आफिया, आप जैसे मैं बात करें कि शादीशुदा जोड़ों को शादी के मतलब बाद ही चले 6 महीने बाद या साल बाद, एटलीस्ट साल बाद तो ये ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा, औलाद क्यों नहीं हो रही है, कोई मसला है, ये सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि बहुत ये नॉर्मल अल्फाज है जो हम किसी के साथ भी गुफ्तगू कर सकते हैं, किसी से भी मुंह उठा के पूछ लिया। तो ये आपकी मेंटल स्टेट को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं? देखिए, मैं आपको इसमें एग्जांपल देके बात करना चाहूँगी। आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? डेफिनेटली जब आप किसी नए इदारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी नई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस माहौल के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर आप उन फ्रेंड्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होते हैं। इसी तरीके से अगर आप शादी का जो एक रिलेशन है उसको ले लें, तो क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़का दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हर लिहाज से। तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली और एक आप इवन फिजिकली आप एक लेवल तक जाते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को अचीव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, और हमारी सोसाइटी सारी में जो रोल प्ले करती है वो उनको और ज़्यादा कॉन्शियस कर देती है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम देकर आते हैं और आपसे बार बार ये पूछा जाए कि उसका तुम पास हो जाओगे ना, पेपर कैसा हुआ, हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है, पेपर कैसा हुआ। हर बंदा पूछ रहा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जवाब ये होता है, पता नहीं, कि ये तो एग्ज़ाम के आपको रिज़ल्ट के बाद ही अंदाज़ा होगा। इसी तरीके से हम जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो इंटेंशनली हम उसके लिए इतने एंक्शस हो जाते हैं कि हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर आप इसको साइंटिफिक या मेडिकल नॉलेज में ले लें, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत एंक्शस हैं तो आप जो ख़वातीन के जो माहवारी है, पीरियड्स हैं, वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आप देख लें, यंग लड़कियां हैं वो अक्सर क्लिनिक्स में आती हैं, कंप्लेंट्स करती हैं कि जी हमारे एग्ज़ाम्स हैं या स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो है वो पीरियड्स लेट हो गए या जल्दी हो गए। तो ये साइकिल, आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, ये बहुत हद तक आपके मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएट करता है। तहकीक से साबित हुआ है कि जहाँ पे जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी साथ होते हैं। इसमें एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है कि जिन बच्चियों में एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कोई भी जहनी बीमारी होती है, उनको पीरियड से पहले ख़ास दिनों में एक्सट्रीम पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, डिप्रेशन होने लग जाता है। तो ये आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो एक दूसरे के साथ ये बहुत एसोसिएटेड है। कभी मेंटल हेल्थ जो है वो आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है और कभी इससे उलट होता है। ठीक है, तो इसको किस तरह, मतलब ये हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह, ये छोटे छोटे अल्फाज जो है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ को ख़ास तौर पर ख़वातीन की मेंटल, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा बात की जाती है, मर्द हज़रात को तो इतना नहीं कहा जाता है, ख़वातीन घर में जो होती है उनको बोला जाता है, तो उनको ये किस तरह उनकी मेंटल हेल्थ को जो है ना वो ख़राब कर रहा होता है? देखिए, आप एक कोई भी टॉपिक जिसको आप बार बार डिस्कस करेंगे या आप उस चीज़ को हाईलाइट में ले आएंगे और उस बंदे के बारे में वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ से जो है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जब भी आप, एक चीज़ होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, अगर आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड उसका एक प्रेशर होगा। सो जो उसका प्रोसीजर है उसके अंदर भी आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी रहेगी और उसका आउटकम जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ अगर हम मेंटली तौर पे प्रेशर में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपके, जैसे मैंने बताया ना कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो इन टर्न आपकी इसी चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, बांझपन को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी फर्टिलिटी के जो हार्मोन्स हैं वो जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर आफिया, एक तो ये स्टेज होगी ना कि जहाँ पर कंसीविंग नहीं हो रही है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके ऊपर आपको ताने सुनने मिलते हैं।
प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ये जो 9 महीने की प्रेगनेंसी का एक ड्यूरेशन होती है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ताने होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो इसमें किस तरह हम लोग बेहतर स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या फिर ख़ास तौर पर इस टाइम ऑफ पीरियड में जो हस्बैंड है, जो मर्द है, उसका क्या रोल होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये सारी चीज़ें जो आपने भी डिस्कस की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको इसकी वजह से आप की हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हाँ उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों को एज अ वुमन फेस कर रही हैं, तो उसमें आपकी जो प्रेशर है, आपका जो मेंटल हेल्थ है या इमोशनल प्रेशर है, वो बहुत बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में जब एक औरत प्रेग्नेंट है, उस वक़्त उसके जो सारे गायनी हार्मोन हैं, गायनेकोलॉजिकल, वो सब जो है उनका इम्बैलेंस चल रहा है, वो एक्सेस हैं, तो वो पहले ही आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब आप ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो आपको लिए एक, आप समझ लें कि आप डबल रिस्क के ऊपर हैं। तो ये चीज़ें जैसे हैं वो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, सेवेरली डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं, एंग्जाइटी में लेकर जा सकती हैं। इवन कई दफ़ा ख़वातीन इतने प्रेशर में होती हैं, और जो कि पहले से ही सेंसिटिव या वल्नरेबल होती हैं, कई दफ़ा मेडिकेशंस के ऊपर होती हैं, या किसी भी डायग्नोज नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होती हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो फ्लेयर कर जाता है। मतलब कि इन प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब आपको ऑलरेडी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस का, एंशियस होने का शिकार हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल इम्बैलेंस और जो हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी चल रहा होता है, उसकी वजह से आप पहले ही इतने ज़्यादा नाजुक आपका जिस्म और आपका दिमाग हो गया है। तो अब जब ये हम ऐड ऑन करते हैं जो हमारा सोसाइटी प्रेशर है या जो इन्वायरमेंट है, तो वो आप एक कन्फर्मेशन कर देते हैं कि जो एक औरत है वो इस चीज़ में मुब्तला हो जाए। और फिर यहाँ पे इफेक्टेड सिर्फ मैटरनल हेल्थ नहीं है, उसके साथ आपके बच्चे की, आने वाले बच्चे की हेल्थ भी है। अगर आप उन्हें मेंटली प्रेशराइज करेंगे तो ये तहकीक से देखा गया है कि वो बच्चे जिनकी माएँ जो हैं वो डिप्रेशन में मुब्तला थी या जिनको एंग्जाइटी थी, उन बच्चों के अंदर फ्यूचर के में वो तमाम सिम्टम्स नज़र आए, और वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में मुब्तला थे। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनकी माएँ डिप्रेशन में थी, वो बड़े होके एंग्शियस या किसी न किसी जो चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑटिज़म या ADHD, उनके अंदर जो हैं वो उनके सिम्टम्स उनमें देखे जाते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने माँ की हेल्थ का ख्याल नहीं रखना, अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आपको उसकी हेल्थ के लिए उस माँ का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। और फिर ये ख्याल यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता जी। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि वही जैसे मैंने बताया कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बहुत मतलब हाई लेवल्स पर हैं, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल लिबिलिटी से बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि वैसे भी एक नॉर्मल खातून भी जो है वो एट रिस्क है कि शुरू के 40 डेज़ के अंदर वो पोस्टमार्टम ब्लूज जैसे बोलते हैं या पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। और अगर कई दफ़ा ये बहुत सवेयर हो तो क्या होता है कि वो साइकोसिस में चले जाती हैं, और वो इतना वो डेंजरस भी हो सकता है, वो खुदा न खास्ता उस हालत में बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, ये ओवरऑल अगर डॉक्टर आफिया देखा जाए तो ये डिप्रेशन, ये मेंटल इलनेस या मेंटल ये प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है, या अब ज़्यादा कह लें कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, पहले इतनी नहीं थी। तो इसकी क्या वजह लगती है? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो क्या, उनमें क्या ऐसी चीज़ें आप देखती हैं कि अब वो ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी, पहले जिसको नॉर्मल समझा जाता था? नहीं, इसमें मैं ये कहूँगी कि पहले भी थी, अच्छा, लेकिन उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। ओके। हम लोगों ने जब मैंने अपना कंप्लीट किया स्पेशलाइजेशन, तो मेरा वन ऑफ द गोल्स ये था कि मुझे अवेयरनेस देनी है। हम जैसे लोग जब इस तरह आके बात करना शुरू हुए, आप जैसे लोगों ने जब इस टॉपिक को पकड़ना शुरू किया, तो तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंटली नहीं फिट रहेंगे तो आप फिजिकली भी नहीं फिट रह सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो आपके
अनसीन वुंड्स दे आर मोर पेनफुल, ट्रीट देम। तो आपके जो जख्म नजर नहीं आ रहे और आप सिर्फ उनकी पेन बेयर कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और उनको आप अगर ट्रीट करेंगे तो ही बाद में आप अपनी मतलब फिजिकल हेल्थ को भी साथ लेके चल सकते हैं। ओके, इस छोटे से ब्रेन ने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, सही है। तो अब क्या होता है कि अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो आके कहते हैं अच्छा नहीं हमारा ये प्रॉब्लम है और हमें इसको ठीक करना है। और हमारी ना एक्चुअली एक और यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो हमारे साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, ये बहुत सारे हमारे नॉन जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग हैं उन्होंने लिए हुए हैं। वो कैसे, जैसे हमारे बाबे हजरात वो उसको ठीक करते हैं। अच्छा। और एक डिसऑर्डर है जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर है, उसके अंदर जो हमारे जितने बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट या कल्चर ये है कि जिसमें जिन्न आ गया है और वो बड़ा सा वो उधर ट्रीट होता रहता है। और फिर उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया को ये समझा जाता है कि इसके अंदर कोई और चीज़ है और वो उस सेंस में ट्रीट होता रहता है। तो हमारे जो मिथ्स और जो हमारे जो कल्चर बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं रॉन्ग, वो पेशेंट को आने नहीं देती उस जगह तक। लेकिन अब कंपैरेटिवली अवेयरनेस पहले से बेहतर है। अच्छा। इस वजह से लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं। इसलिए आप जैसे आप कह रही हैं ना कि अब इस पे बात होती है, ये वर्ल्ड वाइड ही अब इस पे ज़्यादा बात होती है, बिकॉज पीपल आर स्टार्ट रियलाइजिंग। और इस मिथ को, इस चीज़ से निकालना, मतलब अब हम निकल रहे हैं इस बात से और हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रियल। और ये कोई वाकई कोई वो नहीं है कि आप किसी को स्टिग्मेटाइज कर दें कि भाई अगर इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो ये पागल है, या ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा होता है ना, टैबू समझा जाता है कि अच्छा आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो या आप काउंसलिंग ले रहे हो या आप एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो, तो वो उसको एक टैग लगा दिया जाता है कि जनाब इसका तो जो जहनी तवाज़ुन है ना वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से भी लोग जो है ना मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा बात करने को प्रेफर नहीं करते हैं। इवन दो कि घरों में भी अगर कुछ हो जाता है तो माएँ या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ज़्यादा बात नहीं करनी है इसके ऊपर और किसी को बताना नहीं है आपने। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पेशेंट्स जब मेरे पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ी। आप कहते हैं डॉक्टर आफिया आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे घर में लड़ना पड़ा और सालों के साल लड़ना पड़ा कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वरना मुझे क्या जवाब मिलता है कि जी विल पावर से ठीक कर लो, तुम बस तुम सोचती रहती हो या तुम सोचते रहते हो इस वजह से ऐसा होता है। ये तुम एक्सरसाइज करो, तुम अपना ध्यान बांटो, तुम अपनी विल पावर बनाओ, तुम अपने आप को मोटिवेट करो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो अगर ये चीज़ें देखें, एक इंसान जब मुंह से बोलना शुरू करता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, इसका मतलब है वो ये सारी चीज़ें कर चुका है। वो ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ था बस अब उसको प्रॉब्लम थी और उसने उसका सोल्यूशन नहीं देखा। ये ह्यूमन माइंड है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सबसे पहले सोल्यूशन ढूंढते हैं। बिल्कुल। और जब वो वहां तक आ जाता है कि वो बेबस है तो फिर वो कहना शुरू करता है कि अच्छा मुझे हेल्प चाहिए, आई एम सीकिंग हेल्प। और फिर हमारे घर वाले, सबसे पहले आपको अपने घर वालों से जो है प्रेशर आता है और वो आपको कहते हैं नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, वो आपको नींद की दवाइयाँ दे देगा। हाँ, लेकिन हम फार्मेसी पे जाके ओवर द काउंटर ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो लेकिन हम स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास नहीं जाएंगे। सो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है अभी भी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों पे बोलने की और लोगों को बताने की कि देखिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको डायग्नोज करेगा, आपको असेस करेगा और फिर अगर आपके हक में जो बेहतर है आपको वो चीज़ देगा। मेडिसिन ज़रूरी है, मेडिसिन देगा, साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है तो वो करेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर चीज़ों की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी बहुत से लोग हैं इसमें कर लेते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा स्वेयर हो जाता है कि बहुत से लोग हैं हमारे इर्द गिर्द होते होंगे कि जिनको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है लेकिन हम उनको वो हेल्प नहीं दे पा रहे होते हैं तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स थी जिनके साथ वो फेस कर रहे थे। देखें, जो हमने हमारे पास मेडिकल नॉलेज के मुताबिक जो लोग अपने मुंह से ये बात आपको कह दें कि मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ या वो ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर दें, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर हाई लाइकली चांसेस हैं कि वो बंदा जो है वो सुसाइड कर लेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा है तो आपको तो फौरन साइकियाट्रिस्ट के पास भागना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्रेस कर देते हैं देयर इज 70 to 80% चांस कि वो उसको कर भी लेंगे। ओके। क्योंकि आप एक्सप्रेशन पे तब आते हैं
जब मैंने जैसे कहा ना, व्हेन यू आर सीकिंग, व्हेन यू क्राई फॉर हेल्प, और आप जैसे आप कह रही हैं कि डिप्रेशन के अंदर सुसाइड का हो सकता है। कई दफ़ा ऐसे डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, आपको वॉइसेस आ रही हैं, वो भी इस चीज़ को इम्पैक्ट प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं और आप उनके प्रेशर में सुसाइड कर सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अब हमें मेरे ख्याल से फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा बात करनी चाहिए कि आप मेंटली फिट रहते हैं, मेंटली आप सेहतमंद रहेंगे तो आप फिज़िकली भी सेहतमंद रह सकते हैं, वरना आपका सिर्फ जिम जाना या फिज़िकल एक्टिव रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो हमारे साथ डॉक्टर आफिया मलिक मौजूद थी। डॉक्टर आफिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद, ये शादी से पहले जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक कपल को, या आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खातून को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसको किस तरह कर्टेल कर सकते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मेंटल हेल्थ के ऊपर तो हमने बात कर ली है, लेकिन ये जिस तरह की आजकल हमारी रूटीन हुई हुई है, ख़ास तौर पर कि हमारा स्लीप पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। सारी सारी रात हम लोग उठे रहते हैं और सारा सारा दिन हम सोए रहते हैं, और उठना किस वजह से है कि जनाब हमारा जो फ़ोन है ना वो हमारी जान नहीं छोड़ता। ये जो गैजेट्स हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत कह ले बड़ा इम्पैक्ट डाला हुआ है, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल हमें किस तरह मेंटली और फिज़िकली कह लें कि इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत से लोग, आपको पता होगा कि जनाब अभी ये भी रिसर्च आ रही है कि 8 से 18 साल के जो लोग हैं, जो ये एडल्ट में ही आते हैं, तो इनमें जो ओबेसिटी और शुगर का प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इस ख़ास तौर पर एज में हमारा जो यूजेज है मोबाइल फ़ोन का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है, ना हमारी आउटडोर कोई स्पोर्ट्स हैं, और ना ही हम मेंटली जो है ना वो फ़िट रह पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो बीमारियां हैं उनकी रेशो बढ़ती जा रही है। तो इस पर हमने आज बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुलाफे नकवी आज मौजूद हैं, टीवी से निकल कर स्टूडियो में आ चुकी हैं, और आज उनसे हम बात करेंगे कि इस सबको किस तरह हमने हैंडल करना है। तो सुलाफे, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यहाँ आके हमेशा मैं कहती हूँ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हम भी आपके आने की वजह से और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो सुलाफे, आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा डाइट का, खाने पीने का मामला, हर चीज़ ख़राब हो गई हुई है। तो क्या कर सकते हैं हम, किस तरह बेहतर कर सकते हैं? इसे जान छुड़वा सकते हैं वैसे हम क्या? डेफिनेटली मुनीबा, जान छूट सकती है। अगर मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अगर हमारा गोल जो है हेल्थ हो तो, अच्छा, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हेल्थ हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कि जहाँ इतने सारे लोग शायद हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और उनकी ये हालत है कि वो हिल भी नहीं सकते, हमारे पास अगर हेल्थ है और हम सिर्फ उसको ख़राब करें, इस वेल्थ को, सिर्फ इस फ़ोन की वजह से, एक डब्बे की वजह से, काम है ओके फ़ाइन, आप तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप लिमिट करें। अगर आप रील्स भी देख रहे हैं तो लिमिट करें कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक मिसाल दे रही हूँ। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो आपने जिस तरह बताया कि आप डायबिटीज़ वगैरह की बात कर रही हैं कि डायबिटीज़ होना या हार्ट डिजीज़ की बात, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने खुद अपने लिए भी फील किया कि मुझे इरिटेबिलिटी होना शुरू होती थी। एंड देन मैंने फिर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब को, जो आपके मूड को रेगुलेट करता है, मोबाइल उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट। क्योंकि मुझे ख्याल ये हो रहा था कि मेरा काम ज़्यादातर ऑनलाइन यही होता है, स्क्रीन पे ना, लेकिन उसके अलावा भी जब मैं चीज़ें देख रही थी उसके बाद मुझे चिड़चिड़ापन ज़्यादा मेरे में आना शुरू हो गया, जो कि मुझे पता था कि ये मैं नहीं हूँ, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा। तो स्क्रीन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक भी आपको एक तो आपके मूड को ख़राब करती है, दूसरा ये कि आपने देखा होगा आप टाइम मैनेजमेंट नहीं रहती, आप इर्द गिर्द की दुनिया का भूल जाएंगे एंड बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। हर 20 मिनट के बाद
10 मिनट्स के बाद उठें, टेक अ ब्रेक। जिस तरह आपके शो में भी ब्रेक आती है, इट मीन्स उठें और उसके बाद थोड़ा सा एक्टिव हों। हर खाने के बाद 10 मिनट तक आप, जिसे कहते हैं 10 मिनट के बाद आप अपने मसल्स को यूज करें, थोड़ा सा एक्टिव रहें ताकि आपकी इंसुलिन स्पाइक जो है वो इतनी ज्यादा ना हो। वही फैट स्टोरिंग हार्मोन है। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ लिख के रख लें कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है आपका इंसुलिन, जिसकी हम सारे बात कर रहे होते हैं। क्यों कह रहे हैं इंसुलिन स्पाइक को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज ये बीमारी की जड़ है। उसके बाद डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यही सारी चीजें आपको हो रही हैं। सो फोन का यूज, अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है तो आप खुद ही उसका टाइम सेट कर लेंगे। एंड सोने से पहले मोबाइल क्या, कोई भी बात वगैरह आपको 2-3 घंटे पहले समझ लें कि आपको नहीं करनी। अब बात की जहां तक बात आती है, जो बुक है वो आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है उस टाइम पे। अगर आप कोई भी बुक रीडिंग कर रहे हैं, वो आपके माइंड को काम करेगी और आपको सोने के लिए तैयार कर देगी। अक्सर होता है बच्चों का बुक पकड़ाएं, वो यौन करना शुरू कर देते हैं। हमें खुद ऐसा होता था जब हम पढ़ रहे होते थे कि जैसे ही हमने बुक खोल ली हमें नींद आना शुरू हो जाती और कहती थी पहले क्यों नहीं आ रही होती। तो ये चीज है कि बुक रीडिंग करें और अपने कमरे की लाइट को डिम कर दें। अदरवाइज अगर आप सोते नहीं हैं तो भी आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप सोते नहीं, आपके हार्ट पे बोझ आएगा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। आपने जितना मर्जी जिम तोड़ एक्सरसाइज की, तब भी आपकी बॉडी पर बोझ रहेगा। सो स्लीप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझें। इसे आजकल लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ड्रग है, यानी जो आपकी मेडिसिन सबसे बेहतरीन। आप सोते हैं, आप रिकवर होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन इस पे भी मैं पूछूंगी आपसे सुलाफे कि हमें क्वालिटी वाली नींद नहीं आती है। हमें नींद की ड्यूरेशन एक तो बहुत कम होती जा रही है, ऊपर से डीप स्लीप नहीं आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अब तैयबा की तरफ जाना चाहूंगी। तैयबा भी हमारे साथ मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन सी डाइटरी हैबिट्स है जिसकी वजह से हमारा जो एक तो वेट गेन हो जाता है, दूसरा ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है। तैयबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तैयबा क्या ऐसे कोई आदत हमारी या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो नींद का साइकिल ख़राब हो जाता है, हमारी बाकी मूड स्विंग्स ख़ास तौर पर जो होना शुरू हो जाते हैं? सर्दियों में बेसिकली ये होता है कि एक तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। हम इंडोर में ज़्यादातर घर में रहते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, सनलाइट एक्सपोयर नहीं होता और फूड की जो क्रेविंग होती है यूजुअली, जैसे इन्होंने भी बात की कि इंसुलिन का जो है वो फ़ैट है और उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है या फिर कार्ब्स की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है तो इंसुलिन हमारा स्पाइक पे जा रहा है। तो इसकी रीज़न यही है कि जब आपकी फूड की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, कार्ब की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, तो उससे वेट गेनिंग ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है हमारा जो वेजिटेबल डाइट है, अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका वेट मेंटेन रहता है। क्योंकि हाई फाइब्रस फूड है, उसने जो है डाइजेशन को जो है स्लो डाउन कर देना। अच्छा। आपके मेटाबॉलिज्म जब स्लोली वर्क कर रहा है तो उससे क्या होता है कि आपका वेट जो है वो बढ़ता नहीं है, मॉडरेट रहता है। तो जो हाई इंटेक जो होती है, आपकी क्रेविंग होती है, वो सप्रेस हो जाती है। क्योंकि अच्छा। वेजिटेबल के इंटेक से क्या होता है, आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, आपको भूख जल्दी नहीं लगती है। इसमें डिफरेंट तरह के जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो अगर हम उनका इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वेट मेंटेन रहता है। ये नहीं होता है कि वो बढ़ रहा है या फिर वो स्टक कर गया है, नहीं। इवन दो जो जिन्होंने वेट रिड्यूस भी करना है वो सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो इस तरह है कि वो डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या कहवे का यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। सूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैलड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से वेट डिटॉक्स वाटर खासतौर पर हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है ना, सर्दियों में भी कर सकते हैं उसका? और सर्दियों में किस तरह उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं? सर्दियों में भी हम जो है डिटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका कैबेज आ जाता है। कैबेज एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप उसमें जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि डिटॉक्स को आपने सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए यूज़ करना है। डिटॉक्स आपकी बॉडी को बेसिकली फ्लश आउट कर रहा है आपकी टॉक्सिन्स को। उसका बेसिक काम ये है। अगर आपका ओवरऑल डाइट अच्छा है तो वो बेसिकली वर्क आपको हेल्प आउट करेगा वेट रिडक्शन में, ना कि सिर्फ डिटॉक्स। इसको एक मेथ बनाया गया है कि वो सिर्फ वेट रिडक्शन नहीं है, ऐसा नहीं। वो आपकी बॉडी से बेसिकली टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा है। आपकी बॉडी से जो चीज़ें जैसे फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है। जैसे सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हमारे पास साग आजकल बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद पालक अच्छी है,
आपके पास शलजम बहुत अच्छा सोर्स है, बंद गोभी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसे बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं ये भी बहुत अच्छा है, जो कि आप जो है आपके वेट को अच्छा रखता है, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है। गाजर बहुत अच्छी है, डिफरेंट विटामिन्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, मतलब मौसमी सब्जियां जो है ना वो ऑलरेडी एसेंशियल होती हैं कि आपको खानी चाहिए, तो उसकी वजह से आपका वेट भी मेंटेन हो सकता है। तो सुलाफे आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लगता है कि हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल या वाइटल रोल प्ले करती हैं हमारी इन सारी चीज़ों में, या मेंटल हेल्थ में ख़ास तौर पर? मेंटल हेल्थ वाला आपने अच्छा उसके साथ ही जोड़ दिया, मेरा फेवरेट टॉपिक है। जिससे ये बात करी थी उसी को मैं सेकंड करना चाहूँगी। जैसे उन्होंने वेजिटेबल की बात की, तो अक्सर अब रिसर्च जितनी हो रही है उसके मुताबिक यही कहा जाता है कि स्टार्ट करें अपने खाने का, आपने सैलेड से स्टार्ट करना है। अब फर्ज अब लोग कहते हैं हमसे प्याज नहीं काटा जाता, हमसे फलां चीज़ नहीं बनाई जाती। सिंपल आइसबर्ग, उसको आप धोकर तो आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने खूबसूरत तरीके से नहीं गार्निश करके रखना वो, और आप एक खीरा ले सकते हैं, राइट। बात ये कि आपने सिर्फ वेजिटेबल से जैसे ही स्टार्ट करना है, यानी सैलेड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रोटीन पर आएंगे एंड देन कार्ब्स को साथ में ला लेते हैं। ये रोटी है, फिर उसके बाद आप सालन साथ खा रहे हैं ना, इससे होता है कि जो इंसुलिन की स्पाइक एकदम आपको आती है। अक्सर लोग होते हैं ना भूख में फ्रूट खा रहे हैं, तो वो फौरन से फ्रुक्टोज की वजह से आपके अंदर इंसुलिन स्पाइक ऊपर चली जाएगी। अब माइंड की अगर हम बात करते हैं तो एकदम उसको एक हाई तो मिलता है मीठा खा के, उसके बाद क्या फील होता है? क्रैश। आप एकदम फील करेंगे कि बहुत लो हो जाए, जैसे रोजे में आप बहुत हैवी फूड ले लेते हैं उसके बाद इफ्तार में, और बाद में क्या होता है एकदम आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। सो अपने आप को हमने कैसा खाना खिलाना है, अगर आपने चेक भी करना है ना कि मुझे क्या खाना सूट करता है, तो याद रखें अगर 3 से 4 घंटे के अंदर आपको ये महसूस नहीं हो रहा ना कि आपका पेट थोड़ा सा एम्प्टी हुआ है, वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसमें हर खाने का एक अपना टाइम होता है, मगर अगर आपको भरा पेट अगर उस टाइम भी लग रहा है, इट मीन्स वो फूड आपके लिए नहीं। ये योगा में कहा जाता है, मैं अपनी फील्ड के मुताबिक बात कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा बर्प आना शुरू हो गए हैं, आप डिस्कम्फर्ट है, तो ये खाना आपके लिए नहीं है। ये से पेट भरा नहीं है। हम बात करें जैसे ये भी कहती है कि फुलफिलमेंट की, एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आए कि आपको क्रेविंग ना हो। सर्दी में अल्लाह ताला ने ऐसा हमारा सिस्टम रखा हुआ है कि जब मेरी बॉडी मुझे मेरे टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि मुझे सर्दी लग रही है, तो उतनी ही कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी, उसमें तो हमारा वेट रिड्यूस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बैठ जाते हैं, एक तो इंडोर रहने की एक आदत होती है, दूसरा बैठ गए, एक्टिविटी नहीं करनी, और ड्राई फ्रूट्स के नाम पे आप ये पकड़ा और खा गए, मतलब जैसे कोई किसी ने कोई फक्की दी हुई है ना किसी चीज की, मुफ्त में मिल रहे होते हैं। मॉडरेशन इज द की। और दूसरा, अगर आप सोने से पहले तकरीबन रात 12 बजे सो रहे हैं और 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो कौन सी चीज, अब अक्सर लोग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जी कैलोरीज की बात है कि कैलोरीज तो आप उतनी ही ले रहे हैं ना, अगर आपने दिन में पूरी कैलोरीज उतनी ली। आपको ये क्यों समझ में नहीं आता कि आपका सिस्टम जो है सूरज के साथ कनेक्टेड है, यानी रात में आपकी कैलोरी स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी प्रोसेस है, उसकी डाइजेशन। जो फायदा उठाना है दिन में, जो नेचर ने टाइम रखा है, आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात पे, कॉल मी ओल्ड फैशन्ड, मैं अपने पुराने ही तरीके बताऊंगी कि अगर आप सुबह जो खाना खा रहे हो, आजकल ओल्ड मनी का चल रहा है ना कि आपको अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारे बड़े जो कहते थे सही कहते थे, हाँ बड़े सही कहते थे। आपने अपनी मेंटल हेल्थ का अगर ख्याल रखना है तो भी खाना आपको हेल्प करेगा। आप स्टार्व करेंगे, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। आप पानी सही से नहीं पिएंगे, आपको इवन बहुत सारे लोगों को साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं कि हेलुसिनेट करना होना शुरू, तो वो पानी की वजह से हो रहा है ज्यादातर, और अक्सर हम डर जाते हैं, उसको हम किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो आप अगर अपनी डाइट को सही करेंगे, दूसरा अगर आप एक्सरसाइज को अपनी मेडिसिन समझ के करेंगे, सिर्फ वेट लॉस इंसान डिटॉक्स का, इट्स अ वेरी गुड थिंग जो उन्होंने कहा कि शुक्र है किसी ने बोला कि डिटॉक्स सिर्फ वेट लॉस से ताल्लुक नहीं रखता। ना ही एक न्यूट्रिशनिस्ट, ना ही एक ट्रेनर सिर्फ वेट लॉस से ताल्लुक रखता है। उसने आपकी बीमारियों को भी हील करके बताना है, उसने आपको ये भी बताना है कि आपने लाइफस्टाइल क्या अपनाना है। तो हम जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करना क्यों कहा जाता है? आपका 8 बजे तक तो पीक पर जा रहा होता है स्ट्रेस का हार्मोन, हमने उसको बैलेंस करना है ताकि आप सारा दिन रिलैक्स होकर अपना काम कर सकें। बिकॉज मुनीबा जिस तरह आप हैं, आपकी जॉब बहुत मुश्किल है। अब अगर इस जॉब के साथ हम स्ट्रेस और दे दें, हम कहें मुनीबा सोएगी भी नहीं, कम सोएगी, और मुनीबा सुबह एक्सरसाइज भी मत करो, एक्टिव भी ना रहो, आप यही अपना काम एंजाइटी के साथ करना शुरू करेंगे। स्ट्रेस होगा जिसमें ऑलरेडी स्ट्रेस है। सो रिलैक्स होना ताकि वेट रिड्यूस हो, और न्यूट्रिएंट्स पूरे लेना,
एक्सरसाइज करना और ठीक है। मेडिटेट करना, यानी सांस पे फोकस करें ताकि आपके जो जज्बात और इमोशंस है, जो दूसरों पे गुस्सा निकल रहा है, चीजें हो रही हैं, वो उसको कंट्रोल में हम आए। कंट्रोल में लेकर और आ इर्द सके। गिर्द के ठीक लोगों है। के लिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी उनको हाँ, पास और जैसे आप कहती भी हैं हमेशा कि एक्सरसाइज या योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव नहीं रखती, Mentally मेंटली, भी रखती है, इमोशनली, emotionally, स्पिरिचुअली spiritually। भी आपको अलाइन करती है। तो ये बिल्कुल। इसीलिए है कि आपका जो एक ऑरा होता है, जो आपकी इमोशंस है, उन सबको अलाइन कर रही होती है ये चीज़ें। तो सुराफे, जैसे मैं बात करती कि योगा एक्सपर्ट हैं आप, तो अगर स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब है, हमें डीप स्लीप नहीं आती है और हमारा ड्यूरेशन भी स्लीप का कम हो गया है, जिस तरह आपने कहा कि आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी ऑटोमेटिकली बाकी हर चीज़ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई योगा की ऐसी टेक्निक या कोई क्या करें? चले फ़ोन तो हम साइड पे रख देते हैं, हम बात भी नहीं करेंगे, हम किताब भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें डीप स्लीप नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो फिर इसको किस तरह कर्टेल कर सकते हैं? इसमें मुनीबा चंद चीज़ें इसमें मैं बता देती हूँ। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। हाँ। वो होता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे होते हैं, उसको लाइफस्टाइल बनाना होता है। अब से ये इंसोम्निया की बात करी थी, बड़ी फनी बात मेरे जहन में आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई मेरा माइंड इसी तरह काम करता है कि जो महबूब की याद में अगर आपको इंसोम्निया, वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो ये भी ठीक नहीं करेंगी, मैं भी नहीं करूँगी। आप वो वाला, हाँ, अक्सर इसको इनकरेज किया जाता है ना कि नींद मैंने तुम्हारी खातिर अब मैं आपको बता दी, कुर्बान कर दिया। आपने बड़े गलत किया, क्योंकि आपको अपना ख्याल नहीं है। आपको ख्याल नहीं तो महबूब का भी बेचारे का फिर कोई हाल नहीं होगा। आपने क्या करना है, स्लीप एक मेडिसिन के तौर पे आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करें कि नींद को हर बात में सेक्रीफाइस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। जब कोई सो रहा है उसको आपने जगाना नहीं है। ये मेरी मम्मा सुनती हैं तो अक्सर कहती हैं पता नहीं शायद इसको जगाया था तो ये बात करती है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। तो अक्सर होता है कि आपके न्यूरॉन्स के लिए ये शॉक अच्छा नहीं होता। आप स्लीप की किस स्टेज पे हैं मुझे नहीं पता, और मैं जाके आपको उठा दूं तो वो आपके लिए खतरनाक होगा, बिकॉज आप अपने एक रेस्टिंग मोड पर हो। तो उसको कंप्लीट करने दें। अब उसको बेहतर कैसे करना है? स्लीप हाइजीन शुरू होती है आपके सोने से तकरीबन 4 घंटे पहले। अच्छा। अब आपने क्या करना है, आपको अगर शावर लेना है तब आप बहुत बेहतर फील करेंगे। उसके बाद आपने, जिससे हम चाइल्ड्स पोज बहुत सिखाते हैं सेगमेंट्स में, चाइल्ड्स पोज में आपने अपने बेड पर, वो बहुत आसान है, उसके अंदर वार्म अप की जरूरत नहीं होती। आपने तकरीबन उसमें 1 मिनट रहना है, वो आपको रिलैक्स करेगा। उसके बाद हम जिसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, आप लेटे, कॉर्स पोज में हम अक्सर वो सिखा रहे होते हैं, उसमें आप लेटे और उसमें आपने एक एक पहली चीज तो एक एक मसल पे और अपनी एक एक चीज पे फोकस किया। वहां पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। एंड देन जिस तरह हाथ है, बाइसेप्स है, आपके बाजू, आपने उसको टेंस करना है एंड देन रिलीज, टेंस और रिलीज। उसके बाद ये होगा कि आपकी बॉडी एकदम लाइटर फील करेगी। जो सारे दिन का स्ट्रेस आपकी बॉडी में जमा था वो रिलैक्स हो जाएंगे आप। एंड देन अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को, ब्रेथ को आपने स्लो कर लेना है। अच्छा। यानी कि आपने कॉन्शियसली स्लोली ब्रीथ करना है और आपने रिलैक्स रहना है। अच्छा। इससे ये होगा कि आपको एक तो नींद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि कमरे की लाइट जो होती है कोई ना कोई ऑन है या ऐसी लाइट है जो आपको एक्टिव कर रही है। सो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी रिलैक्स करने में। या ब्लू कलर, मेरा जो कमरा है, हम एक दफा यहाँ से लाइव भी गए थे तो ब्लू कलर पीछे नजर आ रहा था, बिकॉज मैंने अपने बेडरूम को ब्लू कलर करवाई हुई है एक वॉल, इसीलिए कि जो स्लीप की जगह है ना वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। मैं सोऊंगी ना तो उसके बाद से सुबह मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूंगी। सो मेरे लिए सबसे बड़ा गोल क्या होता है? स्लीप, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको नींद बड़ी प्यारी है। मैं आपको ये बता दूं कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊंगी। मैं लोगों की शादियों पे नहीं जाती जो लेट नाइट होती हैं, मैं लोगों की किसी लेट नाइट महफिल में नहीं जाती। मुझे बुला रहे होते हैं, मैं कहती हूँ मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ये सीधी सी बात है, बिकॉज अगर आपने एक हेल्दी इंसान के साथ रहना, उसके पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज रात 10 बजे मेरी एक लिमिट है, मुझे घर आ जाना है, ये लिमिट है, मेरा मैक्स है, मैंने घर आ जाना है। उसके बाद 12 बजे सोने वाला सीन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उससे अगले दिन मेरी बॉडी मुझे बताती है। सो आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा भी उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हो। 1 घंटा, आधा घंटा आपका माइंड बताना शुरू कर देगा यू नीड टू गो टू स्लीप, और अब आपको सोना है। हमें आदत जो पड़ी है जागने की, तो माइंड कहता है 1 घंटा और जाग लो, एंड रील्स देख रहे हैं। सो करना है हाइजीन, ठीक है, एंड एक ही टाइम, कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ ठीक है जी, आपने एक टाइम अपना जो है ना बना लेना है स्लीप का, ताकि आपको वो ही ऑटोमेटिकली आपकी जो क्लॉक है ना आपकी बॉडी की, तो वो आपको बता देती है। तो आज का हमारा सेगमेंट था कि हमने किस तरह अपना वेट लॉस भी बेहतर करना है, मेंटेन भी
करना है, स्लीप साइकिल भी, मेंटल हेल्थ भी, थ्रू योगा और डाइट। तो हमारे साथ सुलाफे मौजूद थी, तैयबा मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आप लोगों को पता है कि जुम्मे को ख़ास तौर पर हमारा ये सेगमेंट होता है जिसमें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से हमारे जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, जो ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जिन इश्यूज़ के साथ हम जूझ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो बराह रास्त हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसकी रोशनी हासिल कर रहे होते हैं। तो आज भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसमें दो सेगमेंट्स जो है ना इसको किए जाते हैं कि दो हमारे मुआशरे में इनको बांट दिया गया है। वैसे भी इस्लाम के हवाले से, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि हमने इस्लाम को ना बहुत सख्त बना दिया है अपने ऊपर। हालांकि इस्लाम इतना सख्त नहीं है, उसमें इतनी कह लें कि रिलैक्सेशन अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि जितना खूबसूरत इस्लाम है हमारा, उसके ऊपर हम अमल पैरा आराम से हो सकते हैं। लेकिन हमने ख़ुद ही अपने लिए वो बहुत सख्त बना लिया है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने कह लें कि हर्डल्स पैदा कर ली हुई हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम इसके ऊपर किस तरह अमल पैरा हो। तो हम भी यही कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने इस सेगमेंट के थ्रू आप तक वो चीज़ें जो हकीकत पर मबनी है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आज का जो सेगमेंट है ना वो ये है कि जनाब फ़राख़ी रिस्क और जो तरक्की के लिए ना दीन में किन किन अहकामात पर अमल करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी में ये बात भी बहुत आम है कि जो हज़रात या जो लोग इस्लाम से जुड़े हुए होते हैं तो क्या वो उन लोगों को कारोबार करना चाहिए या वो क्या रिज़्क़ हलाल के लिए मज़ीद और कोई काम कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए, उलमा कराम के लिए अगर मैं बात कर लूँ, स्पेसिफ़िकली बात कर लूँ, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि जनाब आप तो जनाब इस्लाम की राह में चल रहे हैं, इस्लाम की खिदमत के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको तो बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई दुकान डालने की ज़रूरत नहीं, आपको तो कमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको दीन भी रखना चाहिए, आपको दुनिया भी रखनी है। दुनिया में आपको पैसे कमाएंगे तभी आप अपने घर वालों को पालेंगे ना। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि दीन इस्लाम हमें इस हवाले से क्या बताता है। तो इसमें बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, मारूफ सीरियस स्कॉलर है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज भी कह लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह मैंने बात की है, मैंने शुरू में भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने उसको अपने ऊपर बना लिया हुआ है। और ये ख़ास तौर पर ये जो सेगमेंट आज हमने डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस ख़ास तौर पर टॉपिक के ऊपर मालूमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज का जो उन्वान है ये भी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये कमो बेश अगर हर घर का मौजू नहीं भी है तो कम से कम हर मोहल्ले का, जहाँ पर एक मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर दीन से वाबस्ता लोग जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ का ये उन्वान ज़रूर है। और सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दीन इस्लाम जो है ये ऐन दीन फितरत है और ये इंसानी ज़िंदगी के जितने तकाज़े हैं उन सब के लिए एक जैसी हिदायत और रहनुमाई अता करता है। जहाँ ये आखिरत के हवाले से ज़िंदगी गुजारने का, उसके मामलात के हवाले से हमें तैयारी के लिए रहनुमाई अता करता है, वहीं पर ही पूरी तफसील के साथ ये जो ज़िंदगी है जिसमें इस वक्त आप और मैं मौजूद हैं, इसके तकाज़ों के हवाले से, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से और एक दर्जा आगे जाके इसको मज़ीद आसान और खुशगवार बनाने के हवाले से भी पूरी हिदायत और रहनुमाई अता करता है। और हर दर्जे पे हर उस अमल की हौसला अफजाई करता हुआ दीन रहमत नज़र आता है जिसमें इंसानों की ज़िंदगी जो है उसके फलाह का कोई पहलू जो है वो मौजूद होता है, पाया जाता है। दीन रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ी हुई उस हिदायत
हयातनामे का नाम है, जिसने हर ज़माने के इंसानों के लिए एक लाफानी रोशनी छोड़ी है। अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग खुदा रसीदा तसव्वुर किए जाते थे, यानी वो लोग जिनका ज़िंदगी के अंदर पहली तरजीह अल्लाह को राज़ी करना था, अल्लाह के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना था। क्या दिलचस्प मामला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने दुनिया के अंदर इंसान आए, उनके यहाँ एक उमूमी तासुर पाया जाता था कि अगर कोई शख्स दीन के साथ वाबस्ता है तो उसे रिज़्क़ कमाने के हवाले से, या उर्फ़ आम में जिसे हम दुनिया कहते हैं, दुनिया कमाने के हवाले से, दुनिया के ज़राए असबाब इकट्ठे करने के हवाले से उस तरह की मेहनत और तवज्जो नहीं देनी चाहिए जैसा, क्योंकि वो तो अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गया, अल्लाह का काम करना शुरू हो गया है, अल्लाह के पैगाम पर अपनी मेहनत जो है वो लगाना शुरू हो गया, तो अब उसे दुनिया के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। गोया दीन और दुनिया दोनों जो हैं उन्हें एक दूसरे के बिल मुकाबिल या एक दूसरे के साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना मुकाबले पे खड़ा कर दिया गया था। और लोग ये समझते थे कि शायद दुनिया से वाबस्ता कोई काम जो है ना वो कोई निस्बतन कम दर्जे का काम है, और दीन के साथ वाबस्ता काम जो है वो आला अरफा दर्जे का काम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम और आपकी ज़िंदगी से हम तक ये रोशनी पहुँचती है कि ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है इस्लाम के, इसके अंदर आपका हर काम जो आपने खालिसतन दीन के दुनिया की ज़रूरत के मुताबिक की है, लेकिन अगर आपकी नीयत जो है वो अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ना है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना है, अगर आप इस नीयत और इरादे के साथ जो है वो मेहनत करते हैं तो वो ऐन दुनिया का काम जिसे मैं और आप दुनिया समझते हैं वो दीन बन जाया करता है। और इसके बिलमुकाबिल दूसरी बात जिसकी तरफ शायद इससे भी कम तवज्जो दी जाती है और समझा जाता है वो ये है कि कोई बहुत खालिस दीन का काम अगर वो दुनियावी मनफियत के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए, लोगों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, लोगों पर अपना तकवा, अपनी ईमानदारी, अपना अच्छापन जो है वो साबित करने के लिए अगर कोई शख्स दीन का खालिस काम कर रहा है जिसमें लोगों को अपने से एक दर्जा कमतर जाहिर करने के लिए कर रहा हो, तो वो ऐन दीन का काम जो है वो रियाकारी की नज़र हो के खालिसतन दुनिया बन जाया करता है। एक तो पहली बात ये समझनी चाहिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस ज़माने में अगर कोई शख्स कस्बे माश में लग जाता, यानी रोज़ी रोटी कमाने में लग जाता, अपने वसाइल बढ़ाने में लग जाता, तो क्या होता, आम लोग ये समझते कि भाई ये दीन से हट गया है, इसको दीन से दूरी जो है ना वो पैदा होगी इसके अंदर। जी उस ज़माने में भी ये मामला था, बल्कि उस ज़माने में तो सिर्फ तसव्वुर ही ये पाया जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ ला के अपनी अमली ज़िंदगी का नमूना पेश करते हुए दुनिया को ये बताया कि ये जो दुनिया कमानी है ये भी उतनी ही ज़रूरी है जितना दीन कमाना ज़रूरी है। आप खुद देखें, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा ये एक इल्ज़ाम आया करता है या एक तासुर पाया जाता है कि अगर दीन से वाबस्ता आदमी दुनिया की तरफ लग जाएगा ना तो वो दुनियादार हो जाएगा, दीन का हक अदा करने से कासिर हो जाएगा। भाई कायनात में जिस हस्ती ने अल्लाह के इस दीन के लिए सबसे बेहतरीन मेहनत की है ना, यानी मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आलम यह है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तिजारत करते हुए नज़र भी आते हैं, बकरियां चराते हुए नज़र आते हैं। और फिर यहाँ मैं ज़रा सामीन और नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बात बताता चलूँ कि तिजारत का मामला और बकरियां चराने का मामला तो मक्का के अंदर था जब हुजूर मदीना तशरीफ़ लाए, हालांकि कार नबूवत किस दर्जे पे बढ़ चुका था, लेकिन इस दौरान भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, जो हज़रत अली करमुल्लाहु वजह करीम की हमशीरा थी, उनका घर मदीने के मज़ाफ़ात में था और कुशादा घर था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी और एक और सहाबी जो है उनको भी बकरियां खरीद कर दे रखी थी, और वो बकरियां जो हैं उनसे बाकायदा एक तरह का तिजारत होती थी, उससे कारोबार के तौर पर हुआ करती थी। और मैंने हदीस के आसार में एक बात और भी पढ़ी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उन्होंने आरियतन या उजरतन जो ज़मीन ली जाती है वो लेकर उसके ऊपर भी जो है वो किया। तो ये सारे ज़राए हमें बताते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो कस्बे माश के लिए, अपना रिज़्क़ कमाने के लिए इस तरह की जद्दोजहद कर सकते हैं, तो हम भी तो हमारे ज़माने का दीनदार आदमी जो है उसे क्यों रोका जाए, उसे क्यों रोका जाए, बेशक उसके ये मामलात को क्यों मायूब समझा जाए। तो ये आज का बड़ा एक खूबसूरत टॉपिक था जो हमने आपके सामने रखा है, और जो भी उसकी हकीकतें थी वो आपके सामने हमने बयान की हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए। और जनाब अब कुछ सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से बात कर लेते हैं जिनका काफ़ी अरसे से एहतजाज जो है ना वो जारी है। पहले हम देख रहे थे कि हफ्तावार एहतजाज किया जा रहा था उनकी तरफ से, अब जो है ना अब हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा भी एहतजाज किया, और अब कहा जा रहा है कि उनकी जो शिद्दत है वो एहतजाज की बढ़ाई जाएगी। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि एहतजाज किया जा रहा है सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से,
तो इस पर बात करने के लिए हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हमज़ा, बताइए क्यों सेक्रेटेरिएट में एहतजाज किया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से? देखिए मुनीबा, ये तो क्यों एहतजाज किए जा रहे हैं तो हम बार बार बता चुके हैं। जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, पेंशन में कटौती हैं, रूल 17A का जो है वो मिशन है, उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज चल रहा है। अब जो आज या कल की अगर हम सूरत देखें तो उस हिसाब से जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि हमारी अगर बात ना मानी गई तो हम अपना एहतजाज जो है उसमें शिद्दत लाते जाएंगे। अच्छा। जैसे अगर आप परसों देखें तो परसों माल रोड जो है पूरा दिन जाम रहा। कल जो है वो सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो 2 घंटे एहतजाज किया गया। और कल भी ये दिया रहेगा कि अगले जुमेरात को फिर से एहतजाज किया जाएगा। जबकि जो ऐप का मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि हम अब हफ्तावार जो है वो माल रोड पर आएंगे, माल रोड पर आकर बैठेंगे। जबकि इसके अलावा उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं माने गए तो फिर जो है बाकायदा गवर्नर हाउस या फिर CM हाउस के आगे धरना दिया जाएगा और तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक जो है मुतालबात नहीं माने जाते। अब इसमें इशू देखने वाला ये है कि पहले होता था कि उस्ताज़ा अलग आ गए, नर्सेज अलग आ गई, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अलग आ गई। अब जो है इनका एक अलायंस बन रहा है। अच्छा। कल भी जो माल रोड पे नुमाइंदगी थी वो तकरीबन 37 इदारों की नुमाइंदगी थी। तो अब जो है वो ऐप का मुलाजमीन और जो ऐप का एसोसिएशन है वो इस साइड पर जा रही है कि तमाम तर जितनी भी मसाइल हैं उनको एक जगह जो है वो बिठाया जाए और एक जगह बात की जाए एक फोरम के साथ, ना कि उस्ताज़ा अलग आएँ, जो कच्चों में है वो अलग आएँ। तो ये अगर हो जाता है, अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं, अगर ये हो जाता है तो फिर ये हुकूमत को जो है वो बड़ा जो है वो दर्द सर बनेगा। क्योंकि आप देखें उसमें फिर टीचर्स आ जाएंगे, उसमें फिर एजुकेशन वाले आ जाएंगे, फिर उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स आ जाएंगी, नर्सेज आ जाएंगी, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन आ जाएंगे, आपके PWP के मतलब कि तमाम तर इदारे। सही। क्योंकि जो रूल 17 आया है वो तो हर इदारे में से ही निकल गया है। बाकी लीव एनकैशमेंट का मसला है वो भी हर इदारे का मसला है। उसके अलावा अगर आप बात करें जो मेन मुद्दा बन रहा है पेंशन में कटौतियों का और जो पेंशन में मराहत कम की गई हैं उसका, तो ये तमाम तरह इदारों का मसला है। और अब तो ये भी है ना कि नए जो भर्ती होंगे उनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। देखिए वो तो एक अलहदा मैटर है ना। कि वो जब नए भर्ती होंगे उनको नई आदत होगी कि जी हमें पेंशन मिलनी नहीं। इन लोगों को आदत है कि इनको पेंशन मिलनी है। ये आप देखें इनमें से बहुत सारे जिनको 15-15 साल हो चुके हैं जो इदारे को दे चुके हैं, या 20-20 साल हो चुके हैं जो सर्व कर चुके हैं। कई लोग जो है वो रिटायरमेंट के एंड पर हैं और जो नोटिफिकेशन पास किया गया उसमें से ये किया गया कि जो मतलब अभी रिटायर होने वाले हैं उनकी भी पेंशन्स में जो है वो कटौतियाँ लगेंगी। फिर अगर आप इस बात पर करें कि पेंशनर्स अगर इनके साथ शामिल हो गए जो पेंशन में कटौतियाँ, तो फिर तो पंजाब हुकूमत को जो है वो ख़ासे मसाइल का सामना होगा। और जो मैंने परसों सूरत हाल देखी पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पर, वहाँ पर यही बात चल रही थी कि अब जो है वो एक ग्रेटर अलायंस बनाया जाए और आगे जो है वो बात की जाए। क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोरी इसी वजह से होती है कि ये तमाम तर शहरों से आते हैं और जब एक इदारा आता है तो उसमें फिर उनको बंदों को जो है वो इकट्ठा करना मुश्किल होता है। अगर ये सारे अपना एक अलायंस बना गए तो फिर इनका मसला इनको फिर मुंतशिर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप कितने इदारों को रोकेंगे? अगर आप एजुकेशन जो सियालकोट से हैं उनको रोकेंगे तो यहाँ से लाहौर से सेक्रेटेरिएट वाले आएंगे। अगर आप इनको रोकेंगे तो रावलपिंडी से आएंगे। अगर आप उनको रोकेंगे तो हर शहर से जो है वो इनकी जो टोलियाँ हैं वो पहुँचेंगी। जो इनका जो अभी तक मुझे जो एजेंडा इनका समझ आया है, लेकिन अभी देखते हैं। अभी तो बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं, इनमें आपस में भी फूट पड़ जाती होती है। लेकिन कल परसों जो एहतजाज हुआ उसमें जितनी भी मैं नुमाइंदगान से मिला हूँ उनका यही था कि अब हम जो है वो एक फोरम पर आने जा रहे हैं। और अगर ये मसला क्रिएट हो गया तो फिर हुकूमत को जो है वो बड़े मसाइल का सामना होगा। और उनकी जो बेसिक मुतालबात हैं वो बेसिक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एक तो रूल 17A की बहाली है दोबारा से, उसके बाद जितने पेंशन रिफॉर्म्स किए गए हैं उसकी बहाली है, फिर जो पेंशन में मराहत में कटौती की गई है उसकी बहाली है। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हुकूमत पहले ही परेशान है। क्योंकि जो अभी तक जो हमें पता लगा कि हुकूमत के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा लोड है तो वो पेंशनर्स का लोड है। इस वजह से जो हर साल बढ़ने वाली पेंशन है या मराहत वाली पेंशन है उनको बंद किया गया। कोई नहीं, जिस तरह उन्होंने अपनी तनख्वाहों में मैनेज किया उस तरह इसमें भी मैनेज कर सकते हैं। इट्स ओके। आप शायद थोड़ी सी तनख्वाह कम ले लेते और आप पेंशनर्स की बात सुन लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। चले जी, उन्होंने भी क्योंकि इतने साल सर्व किए हैं तो उनको भी बनता है रिवॉर्ड देना। खैर, हमारे साथ हमज़ा खुर्शीद मौजूद थे। हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।